हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? सभी ठीक ठाक हो? तो चलिए अब हम करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, एक नया टॉपिक और कर ले। तो देखो हमारा जो टॉपिक है, हाँ, हमने पिछली क्लास में किया था थोरनडाइक का। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कौन सा किया था? थोरनडाइक का। ठीक है, थोरनडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। थोरनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था भाई। ठीक है, और आज हम करेंगे पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी जिसको कहा जाता है। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। और जैसे मैंने आपको थोरनडाइक के लिए बताया था ना कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोरनडाइक के लिए बताया था कि ये मोस्ट क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जो पेवलोव का है ना बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जो लगातार करवाऊंगी ना, थोरनडाइक है, पेवलोव, उसके बाद आपको करवाऊंगी स्किनर का, ठीक है ना, उसके बाद करवाऊंगी टोलमैन का, फिर क्या करवाऊंगी? टोलमैन का, उसके बाद करवाऊंगी कोहलर का, फिर करवाऊंगी ब्रूनर का। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट में से आते हैं भाई। जो ये लगातार मैं आपको करवाऊंगी ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये जरूर आते हैं इनमें से। और अगर आप इन सबको ढंग से कर लोगे ना तो आपके कई क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे सॉल्व, कई क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आपके हो जाएंगे। तो देखो अब हम करें पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अब हम लोग ये कर रहे हैं। तो जो पेवलोव थे ना, पेवलोव इन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी। इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत ये था बच्चों कि देखो हम यहीं से पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक पेवलोव थे, रूसी शरीर शास्त्री थे। ये क्या थे? रूसी शरीर शास्त्री थे, रूस के रहने वाले थे और शरीर शास्त्री थे। शारीरिक मनोविज्ञान यानी कि शरीर के बारे में ये जानते थे। ठीक है, और आगे देखिए, इसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, सहज अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी कि इसके कई नाम है भाई। ठीक है ना, इनके ये कई नाम हैं। प्रतिवादी अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आप इतने नाम याद ना रख सको तो आप 3-4 नाम जरूर याद रखिएगा कि इसको शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत बोलते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया। क्या? एक तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद आप याद रखिए अनुकूलित, ये शब्द भी याद रखने वाला है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद इसको अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और बंध का सिद्धांत बोलते हैं थोरनडाइक वाले को, इसको अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अगर आप ये 3 नाम याद रख लेते हो ना बच्चों तो बहुत है, आप इन 3 नामों को लिख सकते हो। उसके बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया गया था भी, और 1904 में इन्हें यानी कि पेवलोव को इस सिद्धांत के लिए नोबल पुरस्कार मिला था भाई। क्या मिला था? नोबल पुरस्कार मिला था, नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था।
इनका ये जो सिद्धांत है ना, ये 1904 में आया था और इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, इनको दिया गया था इस सिद्धांत के ऊपर। बड़ा फेमस है इनका ये सिद्धांत, नोबेल पुरस्कार विजेता है। और इस सिद्धांत के अंदर पेवलोव ने किसके बारे में बताया? हमारी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। क्या बताया? हमारी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। जो पेवलोव जी थे ना, ये भी व्यवहारवाद को मानने वाले थे, यानी कि गत्यात्मक अधिगम को माना करते थे। क्या कहा मैंने? पेवलोव जी व्यवहारवाद को मानने वाले थे, यानी कि गत्यात्मक अधिगम को ये माना करते थे, गत्यात्मक अधिगम को। जैसे थोर्नडाइक मानते थे ना कि हाथों पैरों से सीखता है व्यक्ति, इसी तरह पेवलोव जी भी कहते हैं कि मनुष्य कैसे सीखता है? अपने हाथों पैरों से वो सीख लेता है। ठीक है, तो ये कहता है कि इसके में क्या करते हैं पेवलोव जी? मानव की मूल प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। मूल प्रवृत्ति कैसे? जैसे आपके सामने भोजन रखा है, भोजन को देख के मुंह में लार आना क्या है? स्वाभाविक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो? नेचुरल है। भोजन को देखकर जब आपके मुंह में लार आती है ना, तो वो नेचुरल है। आपको भूख लगी हुई है और आपके सामने भोजन है, या आप किसी मिठाई के दुकान के सामने खड़े हो और आपको भूख लगी हुई है और मिठाई को देखकर आपके मुंह में लार आ जाती है, ये नेचुरल है। ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये हमारी क्या है? मूल प्रवृत्ति है, टेंडेंसीज है। ठीक है, फिर देखो ये जो प्रवृत्तियां होती हैं ना, या अनुक्रियाएं होती हैं, अगर इनको किसी प्राकृतिक उद्दीपक के साथ प्रकट कर दिया जाए तो फिर हम उसके साथ अनुबंध बना लेते हैं। कैसे? आपको आगे समझ में आ जाएगा, ये और भी क्लियर से समझ में आएगा कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, अगर हम इनको किसी नेचुरल नहीं बल्कि नेचुरल जो है उद्दीपक के उपस्थित होने पर ये प्रकट होती हैं। भोजन क्या है? नेचुरल है। भोजन क्या है भाई? नेचुरल है। आपने भोजन को देखा, आपके मुंह में लार आ गई, तो नेचुरल है ना, आएगी, ये नेचुरल उद्दीपक है। लेकिन आपने टिफिन को देखा, बंद टिफिन है, खुला नहीं अभी तक। टिफिन क्या है? बंद है। बंद टिफिन को देखकर आपके मुंह में लार आ गई, तो ये क्या है? ये नेचुरल नहीं है। टिफिन के अंदर भूख मिटाने की क्षमता नहीं है, लेकिन आपके मुंह में टिफिन को देखते लार आ गई, तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है। ये उद्दीपक क्या हो गया? आर्टिफिशियल। समझ में आई मेरी बात? आपको पानी पीना है, आपने पानी को देखा और आपकी मतलब लार आ गई मुंह, पानी पिएंगे, बस बड़ी संतुष्टि से मिली, तो पानी क्या है? नेचुरल उद्दीपक है। लेकिन आपने दूर कहीं मटका देखा और मटके को देखकर आपको ये लगा कि अब तो प्यास बुझ जाएगी, आपको ये नहीं पता उसमें पानी है या नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल है जी। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है। ये कहता है कि जो हमारे मुंह में लार आती है ना, वो भोजन को देखकर आती है। भोजन क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है। भोजन क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है। तो पेवलोव को अनुबंध का जनक कहा जाता है और थोर्नडाइक को बंध का जनक। आई क्या मेरी बात समझ में? थोर्नडाइक को तो बंध का जनक, थोर्नडाइक को तो बंध का जनक, और पेवलोव को अनुबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है, पेवलोव ने क्या किया था? कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। ये शरीर शास्त्री थे। कुत्ते के गले के अंदर एक पैरोटिड ग्रंथि होती है जो लार को निकालने का काम करती है, तो इसका ऑपरेशन किया था और इस प्रयोग को इन्होंने किया, इस प्रयोग को इन्होंने किया। ये कहते हैं जैसे भूखे के सामने भोजन आता है ना, तो मुंह में लार आएगी ही आएगी। ये कहते हैं कि भूखे के सामने अगर भोजन आ जाएगा ना, कोई व्यक्ति भूखा है और सामने क्या आ जाएगा? भोजन, तो मुंह में लार आएगी ही आएगी, ये नेचुरल है भाई। ठीक है ना? या फिर कोई तेज शोर सुनते हैं, भयंकर आवाज हुई और हम लोग उस आवाज को सुनकर डर जाते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा नेचुरल है। ठीक है, तो ये जो अगर इसको भोजन को या आवाज को बार बार यदि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि आर्टिफिशियल, अस्वाभाविक का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ, आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ यदि इसको लाया जाएगा, तो फिर
हम उस आर्टिफिशियल उद्दीपक से ही अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उससे ही अपना संबंध जोड़ लेते हैं। आप कहोगे मैडम कैसे, समझ में नहीं आया। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, अब आ जाएगा। इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ता था, अभी कुत्ता, एक मिनट ठहरो, नया पेज लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता था, कुत्ता, तो कुत्ते की इन्होंने गले के अंदर, कुत्ते के गले में क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। कुत्ते के गले में क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। इसका इन्होंने क्या कर दिया था, ऑपरेशन कर दिया था पैरोटिड ग्रंथि का। तो कुत्ते को इन्होंने एक यंत्र से बांध दिया। आपके पास बुक है ना बीएड की, आपके पास बीएड की बुक है, उसमें देखो आपको चित्र दिखाई देगा कि कुत्ते को कैसे यंत्र से बांधा हुआ है। कुत्ते को यंत्र से बांध दिया, और ये जो पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया ना, जो लार को निकालती है, इन्होंने एक नली ली, नली का एक सिरा कुत्ते के गले में, उस ग्रंथि में फिट कर दिया, और दूसरा सिरा एक पात्र यानी कि एक बर्तन में छोड़ दिया। क्योंकि पैरोटिड ग्रंथि क्या करती है, लार को निकलती है, वहां से क्या निकलती है, लार। तो नली का एक सिरा तो गले में फिट कर दिया उस ग्रंथि का ऑपरेशन करके वहां पर, और दूसरा सिरा एक बर्तन के अंदर छोड़ दिया। तो किया क्या, उस यंत्र से कुत्ते को बांधा हुआ था, तो वहां पर एक घंटी भी लगाई हुई थी। तो पावलोव जी ने क्या किया, घंटी की आवाज की, घंटी बजी, और कुत्ते के सामने भोजन लाया गया 5 या 6 सेकंड के बाद। जैसे ही घंटी बजी 5 या 6 सेकंड के बाद कुत्ते के सामने भोजन को लाया गया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलनी क्या हो गई, शुरू हो गई, और लार उस पात्र में, उस बर्तन में क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। लार उस बर्तन में क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। फिर कुत्ते को भोजन दिया गया, कुत्ते ने भोजन खा लिया। दूसरी बार जब कुत्ता भूखा हुआ ना, उसी प्रकार से पहले घंटी बजाई गई, और घंटी बजाने के 5 से 6 सेकंड के अंदर उसको भोजन फिर दिया गया। भोजन को देखते ही फिर से कुत्ते के जो उस ग्रंथि थी उससे लार निकली, और लार उस पात्र में इकट्ठी हो गई। तीसरी बार फिर ऐसा किया गया, फिर घंटी बजाई गई, और 5 सेकंड के बाद फिर भोजन दिया गया। अब धीरे धीरे पावलोव जी ने क्या देखा कि कुत्ता जो है ना, वो भोजन को देने से पहले ही उसके मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती थी। भोजन तो लाया ही नहीं जाता था। जैसे ही घंटी बजती ना, घंटी के बजते ही कुत्ते के को ये समझ में आ गया कि अब तेरे को भोजन दिया जाएगा, और उसके जो है ना ग्रंथि से लार निकलनी शुरू हो जाती थी। तो अब भोजन को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुत्ते की जो लार है ना, जो स्वाभाविक हमारी एक बॉडी की एक मूल प्रवृत्ति है लार निकालना, उसने उस घंटी के साथ अपना क्या कर लिया था, बॉन्ड बना लिया था, अनुबंध बना लिया था। अब भोजन तो बाद में आता था, लार पहले ही निकलनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसने, कुत्ते ने उस घंटी के साथ बंध बना लिया। भाई क्या बना लिया, उसके साथ बंध बना लिया। जो भूख को मिटाने की क्षमता है ना, भूख जो है उसको मिटाने की क्षमता घंटी में नहीं है, भूख को मिटाने की क्षमता भोजन में है। लेकिन कुत्ता क्या करता है, उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ अपना बंध बना लेता है, अनुबंध बना लेता है। धीरे धीरे क्या किया गया, स्थिति में परिवर्तन किया गया। अब घंटी तो बजाई जाती, लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता था। घंटी तो बजा देता था, लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लार निकलनी कम हो गई, क्योंकि घंटी तो बजी लेकिन भोजन तो आया ही नहीं भाई। तो लार निकलनी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। एक समय ऐसा आया कि घंटी के बजने पर किसी प्रकार की कोई लार नहीं निकलती थी, क्योंकि अनुबंध क्या पड़ गया, ढीला पड़ गया। मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर हमें लगातार मनचाही चीज मिलती जाएगी, पुनर्बलन मिलता जाएगा, तो बंधन और भी मजबूत होता चला जाएगा। और यदि हमें बार बार नहीं मिलेगा अच्छा हमें पुनर्बलन, तो बंध कमजोर पड़ता चला जाएगा। थोरनडाइक की बिल्ली को अगर बाहर निकलने के बाद खाने के लिए मछली ना दी जाती ना, तो वो भी बाहर निकलना नहीं सीखती कभी भी। लेकिन काम करने के बाद जब हमें मनचाही चीज प्राप्त होती है, तो हम उसके साथ क्या बना लेते हैं, अनुबंध स्थापित कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं भाई, अनुबंध स्थापित कर लेते हैं। तो पेवलोव जी ने यही प्रयोग करके सिद्ध किया कि जो कुत्ता है ना, कुत्ता, उसने घंटे के साथ अपना क्या कर लिया था, अनुबंध बना लिया था। कुत्ते ने घंटे के साथ क्या किया था, अपना अनुबंध बना लिया था। अब देखो, जैसे स्कूलों के अंदर होता है ना, रिसेस के अंदर घंटी बजती है, तो रिसेस से पहले बच्चा बैठा रहता है, आराम से पढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही आधी छुट्टी की घंटी बजाई ना चपड़ासी ने, तो बच्चे को भूख लग जाती है घंटी की आवाज से ही। अब वो फटाफट टिफिन खोलता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। आप रिसेस से पहले बच्चे को 3 घंटे पढ़ा लो, 3.5 घंटे पढ़ा लो, कोई बात नहीं, 4 घंटे पढ़ा लो, पर जैसे एक बार घंटी बज गई और आपने ये कहा कि भाई ये तो चैप्टर आज मैं रिसेस में करवा दूं, खाना तुम लोग बाद में खा लेना, रिसेस के बाद मैं तुम्हें एक दे दूंगा टाइम खाना खाने के लिए 20 मिनट का, तो रिसेस में ये चैप्टर पूरा कर लो। तो आप चाहे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, बच्चा कभी भी उस चैप्टर को पूरा नहीं करेगा, और कर भी लेगा उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, चाहे आप पढ़ाते रहो रिसेस में। क्यों? बच्चे ने अपनी भूख को किसके साथ संबंध कर लिया है, उस घंटी के साथ। सारे स्कूल के बच्चे जैसे ही घंटी बजेगी ना, टिफिन खोल के खाना खाना है। अगर टिफिन खोल के खाना नहीं खाएगा ना, तो बच्चा पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ाते रहो आप, बच्चे पर कोई असर नहीं है भाई। जैसे आपको 8 बजे रात को खाना खाने की आदत है, तो आप 5-7 दिन रात को 8 बजे खाना खाते हो, लेकिन 5-7 दिन के बाद क्या होता है, आपकी भूख जो है ना, उस 8 बजे के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो जैसे घड़ी में 8 बजेंगे ना, आपके पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे, आपको भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि 8 बज गए और 8 बजे आप 5-7 दिनों से खा रहे हो लगातार, उसी टाइम भूख लगेगी, उसी समय। आप रात को 10 बजे सोते हो, 10 बजते ही नींद आने लग जाएगी। नींद ने 10 बजे के साथ क्या कर लिया, उस समय के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। जैसे मान लो राधा नाम की एक लड़की है, राधा नाम की, और उसकी माँ सुबह उसे 5 बजे उठाती है। वो कहती है, माँ मेरे को 5 बजे उठा देना, और 5 बजे क्या है कि 5 बजे राधा नाम की लड़की को उसकी माँ उठाती है। जैसे ही माँ कमरे में जाती है ना 5 बजे, क्या जलाती है, लाइट। तो माँ 5-7 दिन ऐसे करेगी, हफ्ता 10 दिन कि जाएगी लाइट जगाएगी, फिर कहेगी राधा खड़ी हो जा। लेकिन 5-7 दिन के बाद क्या होगा, जैसे ही माँ जाकर कमरे में लाइट जगाएगी, तो माँ को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई खड़ी हो जा 5 बज गए, राधा अपने आप उठ जाएगी, माँ के उठाने से पहले ही। क्योंकि राधा की नींद ने उस लाइट के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया भाई, उस लाइट के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब इसी तरह का प्रयोग जो है वाटसन ने भी किया था। इसी तरह का जो प्रयोग है वो वाटसन ने भी किया था। वाटसन और वाटसन की पत्नी का जो नाम है ना, वाटसन की जो पत्नी है उसका नाम क्या था, रेहन। रेहन नाम था वाटसन की पत्नी का। तो इन दोनों ने, इनका 11 महीने का एक पुत्र था भी, 11 महीने का बेटा था, और उसका नाम क्या था, अल्बर्ट। उसका नाम क्या था, अल्बर्ट था। 11 महीने का बेटा था वाटसन का, अल्बर्ट था। इन्होंने क्या किया, अल्बर्ट को खेलने के लिए क्या दिया, एक टेडी बियर दिया। क्या दिया भाई, एक टेडी बियर इन्होंने दिया बच्चे को। आपको पता है कि टेडी बियर क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम होता है। बच्चे को खेलने के लिए दे दिया टेडी बियर। अब बच्चा उसके साथ खेलने लगा, लेकिन जैसे ही बच्चा टेडी बियर को हाथ खेलने लगा ना, एक भयानक ध्वनि की गई, भयानक भयंकर आवाज, जोर से डरावनी, आप कह सकते हो डरावनी आवाज, भयानक या डरावनी आवाज की गई। और इस आवाज को सुनकर बच्चा डर जाता है और वो उसको फेंक देता है। वो उसको क्या करता है, उसको फेंक देता है, डर जाता है बच्चा आवाज को सुनकर, और उसको खिलौने को फेंक देता है, टेडी बियर को। फिर उस बच्चे को दोबारा फिर वही खिलौना दिया जाता है कुछ समय के बाद। तो वो खिलौने से जब दोबारा खेलने लगता है ना, फिर डरावनी आवाज की जाती है, फिर बच्चा फेंक देता है। इस प्रकार जब कई बार बच्चे के साथ डरावनी आवाज की गई ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चा जो है वो उस खिलौने से डरने लग गया भाई। बच्चा जो है वो उस खिलौने से डरने लग गया। अब बच्चे के सामने कोई फर वाली चीज आती थी ना,
जैसे कोई टेडी बेयर, कोई फर वाला तकिया या फर का खिलौना, कोई भी जो फर वाली चीज अब जब बच्चे के सामने रखी जाती तो बच्चा डर कर चिल्लाने लगता था, क्योंकि हर फर वाली चीज से बच्चा क्या हो गया, डरने लग गया था। बच्चे ने एक बॉन्ड बना लिया कि भाई मुझे इससे डर लगता है। क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया कि मुझे इससे क्या लगता है, डर लगता है। अब जो वाटसन है ना, हर फर वाली चीज से डरने लग गया था। अब क्या किया, सॉरी अल्बर्ट, अब वाटसन ने क्या किया, स्थिति में कुछ चेंज किया। अब वो बाजार से एक खरगोश लेकर आया। भाई वाटसन जो है बाजार से एक खरगोश खरीद कर लेकर आया और खरगोश को बच्चे के पास छोड़ दिया। खरगोश को देखते ही बच्चे ने जोर से चीख मारी, रोने लगा, क्योंकि वो भी फर वाला था। खरगोश भी क्या होता है, फर वाला होता है। तो खरगोश को देखकर जोर से बच्चे ने क्या करी, चीख मारी। लेकिन अब की बार क्या किया गया, डरावनी आवाज नहीं की गई, तो बच्चे को चुप करवा दिया गया। दोबारा फिर थोड़ी देर के बाद खरगोश को बच्चे के पास छोड़ा गया। बच्चा अब की बार भी रोने लगा, लेकिन वाटसन ने डरावनी आवाज नहीं की। अब देखो धीरे धीरे बंद ढीला पड़ जाएगा, धीरे धीरे बंद क्या पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। अब खरगोश को जब कई बार बच्चे के पास छोड़ा गया और डरावनी आवाज नहीं की गई, तो बच्चे ने क्या कर लिया, अब खरगोश के साथ दोस्ती कर ली। अब वो जो 11 महीने का अल्बर्ट है ना, वो खरगोश को देखकर डरता नहीं था, बल्कि वो तो उसके साथ बड़ा खेलता था, क्योंकि डरावनी आवाज तो की नहीं जाती थी, डरावनी आवाज नहीं की जाती थी। बंद क्या पड़ गया, बंद ढीला पड़ गया, है ना। जैसे कुत्ते को घंटी तो बजाई जाती लेकिन भोजन नहीं दिया जाता, तो बंद कुत्ते का भी ढीला पड़ गया था, लार निकलने बाद में धीरे धीरे बंदी हो गई थी, है ना। अच्छा, अब जैसे खेतों में होता है ना बिजुका, बिजुका कैसे, ऐसे देखो बना देते हैं ताकि पक्षी भ्रमित हो जाएं, सिर के ऊपर एक हांडी सी रख देते हैं, वो काली काली सी, और ऐसे एक पुतला सा बना देते हैं, बिजुका बोलते हैं उसको। तो जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हुए देखते हैं ना उस बिजुके को, वो सोचते हैं कि वहां पर क्या खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, पर वहां कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो घास फूस का, लकड़ी का बनाया हुआ है। लेकिन पक्षी क्या करता है, दूर आकाश से उसको देखकर समझता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, और पक्षी जो है वो नीचे खेत में नहीं आता, क्योंकि ज्यादा सारे पक्षी आ जाएंगे, दाना चुग कर ले जाएंगे, खेत उजाड़ देंगे। तो पक्षियों को डराने के लिए, जानवरों को डराने के लिए बिजुका बनाया जाता है। तो वो बिजुका क्या है, वो एक आर्टिफिशियल उद्दीपक ही तो है, वो एक आर्टिफिशियल उद्दीपक ही है। अब ये जो बात हमने की ना, जो पेवलोव था, पेवलोव का जो ये सिद्धांत मैंने आपको करवाया, पेवलोव को ये विचार कैसे आया ऐसा करने का विचार, क्योंकि जो पेवलोव है ना वो शरीर शास्त्री था। भाई वो क्या था, शरीर शास्त्री था, और वो पशुओं के ऊपर अपना प्रयोग कर रहा था, विशेषकर कुत्ते के ऊपर। तो उसने क्या देखा कि जिन कुत्तों के ऊपर वो कर रहा था ना, जो कुत्ते थे, तो वहां पर उन कुत्तों को भोजन देने के लिए आदमी जाया करते थे, कुछ एक दो आदमी जाया करते थे कुत्तों को भोजन देने के लिए। कुत्तों पर वो प्रयोग तो कर ही रहा था, कुत्तों के बारे में जानकारी, क्यों शरीर शास्त्री था। तो जब वो व्यक्ति कुत्तों को भोजन देने के लिए जाया करते थे, तो उनके पैरों की, बड़े बड़े बूट पहनते थे, वो जूते, बड़े बड़े जूते होते हैं ना, वो पहना करते थे। और वहां पर फर्श ऐसा लगाया गया था कि बड़े बड़े जूते पड़ने पर फर्श पर आवाज होती थी, खट 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 की आवाज, और उस आवाज को धीरे धीरे वो कुत्ते पहचानने लगे थे। अब जब भी वो आते ना भोजन देने के लिए, खट 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 की आवाज होती, कुत्तों के मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती थी। यानी कि कुत्तों ने उस खटखट की जूतों की आवाज से क्या बना लिया था, बंद बना लिया था, बंधन बना लिया था। उस बंद को क्या कर लिया था, मजबूती एक मिल गई थी, कैसे, पैरों की आवाज से। तो फिर वहां से पेवलोव को ये आइडिया आया कि मैं एक प्रयोग करके देखूं कि क्या जो मैं महसूस कर रहा हूं क्या वो सच है, क्या कि क्या हम लोग, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनको हम लोग आर्टिफिशियल के साथ क्या संबंध बना लेते हैं, और उनका ये प्रयोग बड़ा सफल सिद्ध हुआ भाई। और इसीलिए हमने क्या पढ़ा कि इस प्रयोग के लिए उन्हें क्या दिया गया, उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें क्या नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि
पेवलोव ने क्या कहा था कि भी मुंह से लार आना तो स्वाभाविक है, लार तो आएगी, ये तो जन्मजात है और हमेशा होने वाला काम है। लेकिन भोजन को तो स्वाभाविक उद्दीपक है और लार क्या है, अस्वाभाविक है भाई, ठीक है ना। तो फिर देखिए, अब जैसे कुत्ते के जो मुंह से लार गिरी ना, वो स्वाभाविक उद्दीपक हो रही है किसके, भोजन के प्रति। तो इन्होंने क्या किया, एक मिनट, पेवलोव जी ने कहा कि जो यूसीएस होता है ना, पेवलोव जी ने क्या कहा कि जो, एक मिनट है भाई, यूसीएस का मतलब क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। यूसीएस क्या है, भोजन, भोजन अनकंडीशन होता है भाई, और स्टिमुलस तो होता है। भूख लगी है तो भूखे के लिए भोजन क्या होता है, अनकंडीशन होता है। भूखे के लिए भोजन क्या होता है, अनकंडीशन होता है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा है, भोजन है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और भोजन अनकंडीशन कैसे, भोजन के ऊपर कोई भी कंडीशन काम नहीं करती भाई। जैसे आपको भूख लगी है और मैं आपको ये कह दूं कि भाई तुम खाना मत खाओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दे देती हूँ, खाना छोड़ो। आप कहोगे मैडम 100 रुपए का क्या करूं, भूख लगी है, खाना दे दो ना, आप 100 रुपए का क्या करना है। या हम यूं कहें कि भी आपको भूख लगी है तो आप घूमाओ घंटा एक बाहर जाकर, तो आप कहोगे मैडम कैसा घूमना, भूख लगी है, पहले खाना खाएंगे। क्योंकि भूख क्या होती है, भूख अनकंडीशन, भोजन अनकंडीशन है, भोजन के ऊपर कोई कंडीशन काम नहीं करती। अगर आपको भूख लगी है तो आपको भोजन चाहिए ही चाहिए, आपको जरूर चाहिए भोजन, अगर आपको भूख लगी है तो आप अनकंडीशन स्टिमुलस को देखकर क्या होगा, यूसीआर क्या है, लार। आप कहोगे मैडम ये यूसीआर क्या है, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड एक मिनट है भाई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है ना, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो लार जो है ना वो भी अनकंडीशन है। जैसे हम यूं सोचें कि हमारे सामने भोजन तो है पर मुंह से लार ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लार हमारी क्या है, अनकंडीशनड है, लार निकलेगी भोजन को देखकर, ये नेचुरल बात है भी। तो ये क्या कह रहा है कि अनकंडीशनड भोजन को देखकर क्या निकलेगी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, लार निकलेगी। दोनों के ऊपर कोई कंडीशन काम नहीं करती भाई, दोनों के ऊपर कोई कंडीशन काम नहीं करती। उसके बाद क्या किया गया, आगे देखो क्या किया गया, आगे देखो क्या किया गया। आगे कहता है कौन, पेवलोव जी कहते हैं सीएस क्या है, घंटी। आप कहोगे मैडम ये सीएस क्या है, सीएस है कंडीशनड स्टिमुलस। घंटी क्या है, कंडीशनड, क्योंकि घंटी तो आर्टिफिशियल है ना, अनकंडीशन तो नहीं है, घंटी बजाए या ना बजाए, ठीक है ना। अनकंडीशन घंटी के साथ, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ यदि हम यूसीएस देंगे यानी कि भोजन देंगे, घंटी भी बजाएंगे और भोजन भी देंगे, तो क्या निकलेगी, यूसीआर यानी कि लार अनकंडीशन निकलेगी। सही बात है, आ गया क्या समझ में, पहले इतना समझ में आना चाहिए। फिर देखो ये कहता है भोजन अनकंडीशन है, भोजन के ऊपर कोई कंडीशन काम नहीं करती। जब आप अनकंडीशन भोजन, अनकंडीशन स्टिमुलस दोगे तो यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, लार निकलेगी मुख से। लेकिन ये कहता है कि यदि भोजन को घंटी के साथ जोड़ दो, घंटी भी बजाओ और भोजन भी दो, तो लार फिर वही अनकंडीशन, लार तो अनकंडीशन है भाई, है ना। आगे कहता है सीएस केवल घंटी बजानी है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, घंटी, तो घंटी बजेगी तो क्या निकलेगी, सीआर
कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या निकलेगी, लार निकलेगी। तो जब घंटी घंटी बजाई है, भोजन दिया ही नहीं, तो फिर लार ने तो कर ली ना कंडीशन है, लार तो घंटी के साथ बंधन बनागी, तो घंटी बजेगी लार निकलेगी बस। और धीरे 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 घंटी बजाओ और लार निकलती जाएगी, भोजन ना दो बंद ढीला पड़ जाएगा। अब ये जो सूत्र है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, और ये सूत्र हर टेट के एग्जाम में आता है, बीएड में भी आपको लिखना पड़ेगा। ये जो सूत्र है हर टेट के एग्जाम में आता है और बीएड में भी आपको लिखना पड़ेगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है सूत्र के अंदर। समझ में आ गया क्या? सूत्र समझ में आ गया होगा कि यूसीएस अनकंडीशन भोजन के साथ यूसीआर अनकंडीशन लार निकलेगी। फिर कंडीशनल स्टिमुलस घंटी है, उसके साथ अगर भोजन देंगे तो हमें क्या होगा, यूसीआर लार भी निकलेगी। लेकिन कंडीशनल सीएस के साथ अगर घंटी के साथ भोजन नहीं देंगे तो वो जो लार निकलेगी वो भी सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स ही होगा। इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, क्लियर? चलो जी आगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, ये लो जी, उसके बारे में बात करते हैं कि अब ये जो शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर ये किस प्रकार से सहायता करता है ये, क्योंकि वही बात है, हमें क्या लेना देना पैवलो से, उसके कुत्ते से और उसकी लार से और घंटी से। हमें लेना देना है कि आप जो है भावी अध्यापक हो, ये आपके किस काम का है। तो देखो, भ्रमों को दूर करना, एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशंस, भ्रमों को दूर करना, इसका शिक्षा में शैक्षिक महत्व, आप यूं कह सकते हैं इसको क्या, कि शैक्षिक महत्व, क्या कह सकते हो, शैक्षिक और महत्व, कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो देखिए, भ्रमों को दूर करना, पहली बात तो क्या आएगी, भ्रमों को क्या करेगा, ये दूर करेगा। अनुबंध की सहायता से अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। जैसे एक बच्चे के मन में ये आ जाए अंधविश्वास कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होगा, लेकिन उसे देखता, जैसे एक बच्चे को यूं हो जाए कि बिल्ली रास्ता काट जाए बुरा होता है, हो सकता है कभी बुरा हो गया होगा, लेकिन इस प्रकार से अगर बार बार बच्चे के सामने से बिल्ली को गुजारा जाएगा, कहेगा बताओ क्या बुरा हो गया, तो अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। मतलब बिल्ली जब रास्ता काटे बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये फालतू की बातें हैं। या फिर किसी बच्चे को यूं विश्वास हो जाए कि शनिवार को तो मेरे को मार पड़ती है, लेकिन शनिवार को उसको नहीं मारना चाहिए, अगर बच्चे के मन में ये है तो बच्चे का धीरे धीरे ये भ्रम दूर हो जाएगा कि शनिवार को मुझे मार नहीं पड़ती भाई। उसके बाद सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में सहायक, यह सिद्धांत सभ्यता और उन्नति के लिए भी लाभदायक है। बच्चा छोटी सी आयु में बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम बच्चे का किसी के साथ बंध बना देना, कैसे, जैसे बच्चा अच्छा काम करके आया है और आप उसको एक ट्रॉफी दे दो, तो फिर बच्चा अगले दिन फिर अच्छा काम करके आएगा, ठीक है ना। अब फिर जब भी आप बच्चे को ट्रॉफी दिखाओगे तो बच्चा बढ़िया बढ़िया ही लिखेगा। तो हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसका भी विकास इससे हो सकता है। समायोजन में सहायक, नेक्स्ट है हमारा समायोजन में, मतलब यूजफुल इन एडजस्टमेंट, यूजफुल इन एडजस्टमेंट, कि इस सिद्धांत की सहायता से वातावरण के साथ हम लोग समायोजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सिद्धांत की सहायता से चाहे हमारे सामने वातावरण कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना, तो उस वातावरण के साथ हम लोग समायोजन कर सकते हैं। फिर देखो, अच्छी आदतों का विकास, इससे अच्छी आदतों का विकास होता है भाई। अच्छी आदतों का क्या होता है, विकास, क्योंकि जैसे अनुशासन, प्रियता, सफाई, बड़ों का आदर, ये हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जब भी बच्चा अनुशासन में रहे तो बच्चे की तारीफ की जानी चाहिए, प्रेज की जानी चाहिए। जब भी बच्चा बड़ों का आदर करे तो बच्चे की तारीफ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आगे देखिए, बुरी आदतों को समाप्त करना,
बुरी आदतों को समाप्त करना। हम बालक की गंदी आदतों को भी छुड़वा सकते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नाखून काटना। ऐसे क्रियाओं को हम दंड से जोड़ सकते हैं। जैसे जब भी बच्चा चोरी करेगा तो बच्चे को दंडित किया जाएगा, जब भी बच्चा झूठ बोलेगा तो बच्चे को दंड मिलेगा। हम इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि जब वो अगली बार चोरी करने की सोचेगा ना, तो उसको वो दंड याद आएगा कि मुझे पनिशमेंट दी गई थी पिछली बार, तो हो सकता है मुझे आगे भी इसी प्रकार की ही पनिशमेंट दी जाए भाई। उसके बाद भाषा सीखने में सहायक, भाषा सीखने में सहायक, तो भाषा को सिखाने के लिए भी अध्यापक इसकी मदद ले सकता है भाई। भाषा को सिखाने में भी इसकी मदद ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। कक्षा में अनुबंध द्वारा दृश्य श्रव्य, दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, देखना। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। और श्रव्य का मतलब क्या होता है भाई? सुनना। देखना और जो सुनना है वो प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। जैसे अगर छोटे बच्चे को हाथी शब्द सिखाना है तो हाथी शब्द लिखकर साथ में हाथी का चित्र दिखाओ। जैसे आपने बच्चे को सिखाना है हाथी, तो पहले हाथी शब्द लिखो और उसके बाद हाथी का क्या दिखा दो? ऐसे चित्र दिखा दो। आगे से जब आप चित्र दिखाओगे तो बच्चा अपने आप हाथी बोलेगा भाई, ठीक है ना। बच्चे भी क्या करेंगे? हाथी शब्द को और उसके चित्र को देखकर बच्चा क्या करता है? बोलता है, बच्चा बोलता है। फिर हाथी का चित्र हटा लिया जाएगा, केवल हाथी शब्द को दोहराएंगे तो भी बच्चा, हाथी का चित्र जो है बच्चे के दिमाग पर छप जाएगा। या फिर केवल चित्र दिखाओगे तो बच्चा हाथी अपने आप समझ जाएगा। दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत। आगे हम क्या कहते हैं कि बच्चे को दंड दिया जाए या बच्चे को पुरस्कार, इनाम जब दिया जाता है ना, बच्चे को दंड देंगे या पुरस्कार देंगे तो नई आदतें तो बढ़ेंगी। जिस चीज का पुरस्कार दिया जाएगा तो बच्चा अच्छा फील करेगा, और दंड दिया जाएगा तो बच्चा आगे से वो काम नहीं करेगा। पुरस्कार दोगे तो बच्चा बार बार उस काम को करना चाहेगा भी। तो दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत क्या बोलता है कि अनुबंध पर आधारित है। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि बुरे कामों से दंड मिलेगा और अच्छे कामों से क्या होगा? उसको इनाम मिलेगा। और यही बात उसको कक्षा के अंदर सीखने के लिए क्या करती है? सहायता। एक मिनट भाई, पानी पी लेती हूँ। हाँ जी देखिए, दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत हमने कर लिया। अब हम करते हैं भय, प्रेम और घृणा का विकास। अनुबंध के द्वारा बच्चों में भय, प्रेम और घृणा का विकास होता है। जैसे एक अध्यापक अगर किसी बच्चे के हाथ धोकर पीछे पड़ जाए, सारा दिन उसको डांटे, फटकारे, उसको बात बात के ऊपर, तो बच्चा उसकी क्लास में अध्यापक का नाम लेते ही डरता है जाने से। आप कहोगे कि फलाने अध्यापक की कक्षा है, बच्चा पहले डर जाएगा और उसकी क्लास में नहीं जाना चाहेगा। इसके विपरीत यदि कोई बच्चे से प्रेम से व्यवहार करेगा, अच्छा स्नेह से करेगा, तो बच्चा उसके विषय को बढ़िया पढ़ेगा भी और साथ में अध्यापक से भी बहुत इज्जत करेगा, अध्यापक की भी। जो अध्यापक बच्चों को फालतू में बिना काम डांटते हैं, फटकारते हैं, तो जो बच्चा है ना वो कभी भी उस अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रभावशाली अधिगम के लिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए, तो देखिए प्रभावशाली अधिगम के लिए किसी क्रिया या कार्य को बार बार दोहराया जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल बार बार जब करवाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। अनुशासन में सहायक है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए अनुबंध का सिद्धांत की सहायता हमेशा से ली जाती है। कक्षा के अंदर अगर हमें अनुशासन स्थापित करना है तो
अभिवृत्तियों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, अधिगम के प्रति विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए भी, ठीक है ना, जो कि अनुबंध के सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होने पर कई प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर अभिवृत्तियों का, एटीट्यूड्स का क्या होता है, विकास, डेवलपमेंट होता है। एटीट्यूड्स का क्या होता है, विकास होता है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ठीक है ना, तो विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए मोटिवेशन दिया जाना जरूरी है। और मोटिवेशन कैसे देंगे, अनुबंध के सिद्धांत के द्वारा ही बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि शैक्षिक महत्व पूछेगा आपसे ये पूछ लेगा कि पेवलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताओ। शैक्षिक महत्व आपको थॉर्नडाइक का भी पूछा जा सकता है, पेवलोव का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको शिक्षा में जब इसका महत्व पता चलेगा तभी तो आप एक अच्छे टीचर बनोगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो पेवलोव का सिद्धांत आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कैसे लिखोगे, पहले पेवलोव जी के बारे में बताओगे कि ये रूस के रहने वाले थे, शरीर शास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार मिला था, इनके सिद्धांत का ये 2-4 नाम लिख देना। उसके बाद उनका सिद्धांत क्या कहता है कि कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था, इस प्रकार से लार निकली थी, बर्तन में इकट्ठी हो गई थी। आप वाटसन का भी लिख सकते हो कि वाटसन ने भी 11 महीने के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था, इसी प्रकार का एक, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिखकर बाद में आपको ये जरूर लिखना है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस को यदि हम CS घंटी से जोड़ देते हैं तो जो लार निकलेगी वो अनकंडीशन ही होगी। फिर आपने क्या लिखना है कि CS के बाद CR ही होता है। कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स ही आएगा। क्लियर भाई। उसके बाद आप शैक्षिक महत्व लिखिए, 16 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। हो गया ना सभी को क्लियर, अच्छी तरह से आपको आ गया समझ में अच्छी तरह से। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ना, उसमें हम लोग सीखेंगे स्किनर का BF स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इस यूनिट के अंदर आपके सिद्धांत ही आएंगे भी ज्यादा, इस यूनिट में ज्यादा क्या आएंगे, आपके सिद्धांत ही आएंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो चलिए भी करते हैं अपने लेक्चर को हम लोग समाप्त। आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।